अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू गुड मॉर्निंग। आज मैं हूँ आपके साथ अनम काज़मी और मैं हूँ सबाशी। उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मजे में होंगे, टिप टॉप होंगे, अपनी लाइफ को भरपूर तरीके से एंजॉय करे होंगे। और आज वैसे जब सुबह मैं उठी ना तो मैं इस उम्मीद के साथ उठ रही थी कि काश मैं बाहर जाऊं और कमरे से बाहर देखूं तो मौसम अच्छा हो, लेकिन एज यूजुअल यहाँ पर इतनी शदीद गर्मी थी और बड़ी मुश्किल के साथ हम लोग स्टूडियोज पहुंचे हैं। वेल, आज आ तो चुके हैं हम और बात करेंगे कुछ मुनफरिद, कुछ शेर व शायरी के हवाले से। आज का शो बड़ा ही शायराना होने वाला है, लेकिन अगर शेर व शायरी की हम बात करें तो शेर व शायरी एक बहुत वसी समंदर है जिसके अंदर हमने देखा कि बहुत से ऐसे शायर आए जिन्होंने बहुत से लोगों को मोटिवेट किया, उन लोगों को इंस्पायर किया अपनी शायरी के थ्रू। लेकिन कुछ ऐसे शायर आए जिन्होंने अपनी शायरी के थ्रू लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें भी बिखेरी। ऐसे बहुत से ऐसे शायर हैं जो अपनी जिंदगी के अंदर भी उतने ही मिजाज उनके जो है वो नरम है, उतने ही मजाहिया मिजाज के हैं। और ऐसे बहुत से शायर हैं जो अपनी शायरी से आज भी लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरते हैं। तो आज कुछ बात होगी तंज़ो मज़ा और मज़ाहिया शायरी के हवाले से, और बहुत से शायरों से भी आपको आज के शो में मिल जी हाँ, शो में बहुत मजा आने वाला है क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं पोइट्री के हवाले से। और ये जितनी भी मज़ाहिया शायरी करते हैं, जितने भी हमारे शायर हैं, जितने भी पोइट्स हैं, बेसिकली ये अंदर से बड़े दुखी होते हैं, लेकिन ये उस दुख को बड़े अच्छे वे में प्रेजेंट करते हैं कि लोग जो है उसके ऊपर हंस भी जाते हैं और उनको मफहूम और मकसद भी मालूम हो जाता है। और पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान में आपको कॉलेज में, इंस्टीट्यूट में, इवन हमारी तो पूरी तहजीब जो है वो शायरी और सकाफत से भरी हुई है। तो आज हम ऐसी ही शायरी जो है वो शामिल करेंगे गुड मॉर्निंग आज में, जिससे सुनकर आपको हंसी भी बहुत आएगी और आप अपनी बहुत सारी चीजों को उनसे रिलेट भी कर सकते हैं। तो इसी हवाले से सबसे पहले मिलवाएंगे आपको अपनी मज़ाहिया शायरी से लोगों को हंसने पर मजबूर करने वाली शायरा उज़्मा अली से। दाद लेने को नहीं मुझसे दहाड़ा जाएगा, मेरा अपना मुंह है मुझसे ये न फाड़ा जाएगा। और कब तक तंज के फन को बिगाड़ा जाएगा, कब तलक बीवी ही बीवी को लताड़ा जाएगा। जब सियासत में मियाँ है क्यों ज़राफत में नहीं, अब मियाँ को भी यहाँ देखोगे झाड़ा जाएगा। और मिलेंगे मशहूर मारूफ शायर हकीम नासिफ से और जानेंगे तंज़ो मज़ा और संजीदा शायरी में क्या फर्क है। नई नस्ल के जो नौजवान हैं, मैं उनको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि तंज़ो मिज़ाह की शायरी में बहुत गुंजाइश है, आप इस जानिब आएँ। और तंज़ो मिज़ाह की शायरी में आसानी ये मौजूद है कि आप इसमें हालात हाज़रा को जो है वो ज़ेर बेस लाते हैं। आप माशरे पे बेशुमार लाखों करोड़ों मौज़ूआत हैं, उन पर अपनी गुफ्तगू कीजिए। और मिलेंगे यंगेस्ट शायर ज़ुबैर राज से जो अपनी मज़ाहिया शायरी से लोगों को खूब लुत्फ़ अंदोज़ करते हैं। बैठता हर डाल पर एक आशिक़े लंगूर है, ताड़ता रहता है फारिग कौन सा अंगूर है। कॉलेजों की लड़कियां नादान कमसिन बेजुबान, और लड़के अपने अपने घर के सब सलमान खान। हाथ में एक प्यार का खत जहन में रखकर प्लान, कॉलेजों की चौखटों पर बैठते हैं नौजवान। और ये सब स्टोरीज हम आगे चलकर आपको दिखाएंगे, पर पहले नजर डालेंगे आज के हेडलाइंस पर। जी, हम दोनों सोच रहे हैं कि हम दोनों एक एक चाय का सिप ले लें। तो अनम मुझे कह रही है आपका स्टार्ट है, और मैं सोच रही थी कि शायद आज अनम जो है वो पहले न्यूज़पेपर उठा लें। लेट्स सी, कोई बात नहीं। अच्छा, जंग है मेरे पास और इसकी जो मेन लीड है वो है बनीगाला से मुतालिक। बनीगाला इमरान खान की रिहाइशगाह समेत 122 इमारात की तामीर गैर कानूनी गिरा देने की तजवीज़ CDA ने रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को दे दी है, जबकि वाइल्ड लाइफ ऑर्डिनेंस 79 के तहत रावल डैम और मुलिका इलाके को नेशनल पार्क करार दिया गया है। अच्छा, नून लीग की जानिब से कहा गया है इस स्टेप के ऊपर कि इमरान खान पनामा पेपर्स की बात करते हैं, पनामा लीक्स की बात करते हैं, शरीफ खानदान पे सवालात उठाते हैं, तो अब ये जो ज़मीन है बनीगाला के हवाले से इसका वो जवाब दें और वो अपने घर की फिक्र करें। तो इसी हवाले से जो है मजीद कहा गया है कि यहाँ तामीरात पर पाबंदी है। चेयरमैन PTI की रिहाइशगाह ICT रेगुलेशन की खिलाफ वर्जी है। और अब देखना ये है कि PTI क्या करेगी, क्योंकि इमरान खान साहब तो ये पहले ही कह चुके हैं कि ये जो भी हमने रिहाइश है, यहाँ पे जो भी घर हैं जितने भी हैं, तो वो डेफिनेटली वहाँ पर ज़्यादा इलाका जो है वो दरख्तों से घिरा हुआ है और उसके
का एक खास किस्म का पर्पस है जो कि वो बता चुके हैं। अब लेट्स सी मजीद क्या बात होती है उस पर और मजीद क्या इकदाम किए जाते हैं। तो इस खबर को जंग ने अपनी मेन लीड का हिस्सा बनाया हुआ। अच्छा, सेम यही लीड है एक्सप्रेस के भी। और अगर हम बात करें यहाँ पर मजीद इसी हवाले से जो खबर दी गई है वो ये कि सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान से कागजात नामजदगी और गोशवारों की तफसीलात भी तलब कर ली हैं। जबकि आपको बताएं कि इमरान खान की रिहाइशगाह को भी गैर कानूनी करार दे दिया गया है। इस्लामाबाद इंतजामिया ने बनी काला में इस जो तामीर को जो है वो गैर कानूनी करार दिया है, जिसके बाद यहाँ पर हम देख रहे हैं कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ के घर समेत 122 इमारतें हैं कुल, जिनको कहा जा रहा है कि इस वक्त गैर कानूनी है और उन्हें मस्मार करने की जरूरत है। तो रिपोर्ट जो है वो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में पेश भी कर दी गई है। अच्छा जनाब, ये तो थी मेन लीड, लेकिन अगर हम बात करें आज की मेन हेडलाइन की तो सरहद पार कार्रवाई की धमकी, पाकिस्तान के ईरानी सफीर को तलब करके शदीद एहतजाज। और ये जो है वो आज यहाँ पर मेन लीड लगाई गई है। जबकि आपको बताएं कि ईरान ऐसे रिमार्क से इज्तनाब करे जिससे ताल्लुकात खराब होने का अंदेशा हो। नफीस जिक्रिया का ऐसा कहना है जबकि दहशतगर्द ठिकाने तबाह करना हमारा हक है। और ईरान के एक और फौजी ऑफिसर की फिर धमकी हम देख रहे हैं कि सामने आई है। जबकि कल भी हमने देखा कि धमकी दी गई थी कि हम पाकिस्तान में आकर कार्रवाइयां करेंगे और आज फिर एक और धमकी जो है वो सामने आ रही है। चलें जी, ईरान की बात की है आपने तो ईरान के हवाले से एक और खबर शामिल कर लें कि ईरान की पाकिस्तान से कुलभूषण यादव तक रिसाई की दरख्वास्त। और ये दरख्वास्त जो है ईरान की जानिब से की गई है। और ये कुलभूषण यादव हैं, मेरे प्रोड्यूसर कह रहे हैं कि ये यादव नहीं है। अच्छा जी, तो इस हवाले से यहाँ पर इस खबर को मेन लीड का हिस्सा बनाया हुआ है। और पनामा केस JIT का इजलास, तहकीकात को आगे बढ़ाने के तरीके पर गौर। पनामा केस के हवाले से भी यहाँ पर मेन लीड लगाई गई है। जबकि एक और मेन लीड है जो है सिविलियन बालादस्ती पर समझौता नहीं होगा, न्यूज़ लीक्स रिपोर्ट के तमाम नुकात पर अमल हो गया, नए नोटिफिकेशन की जरूरत नहीं है। ट्वीट पर इजहार तशवीश, वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मुशावरती इजलास, वज़ीर आज़म ऑफिस का ऑर्डर समझे बगैर ISPR ने जल्दबाजी में ट्वीट किया जो नाकाबिले कबूल है। ये जंग की मेन लीड है जो इस खबर को इन्होंने यहाँ पर मेन लीड का हिस्सा बनाया हुआ। और दूसरी शॉर्ट न्यूज़ अगर मैं शामिल करूँ तो है पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती का पहला इजलास कल तलब किया गया है। जी चलें जनाब, अब कुछ सिंध असम्बली से भी आपको खबर दें जहाँ पर हमने देखा कि मामूल बन चुका है हंगामा आराई होना। और दूसरे रोज भी ये जो इजलास रहा उसमें हंगामा आराई हुई, जिसमें सूबाई वजीर इमदाद पताफी ने इजलास में गाली दे दी। और मजे की बात ये कि जब उस बात पर एक्सक्यूज करने लगे तो फिर उनके मुंह से वही अल्फाज निकलना शुरू हुए, तो उस पर जो है वहाँ पर कहे भी लगे, लेकिन साथ साथ एहतजाज भी हुआ। और यहाँ पर इसी हवाले से एक पिक्चर भी बनाई गई है जहाँ पर लोग इस वक्त खड़े हुए एहतजाज कर रहे हैं। अरकान हिज़्ब इख्तिलाफ की जानिब से स्पीकर डाइस के सामने ये एहतजाज हो रहा है और यहाँ पर एक पिक्चर भी लगाई गई है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। और डॉन में अगर कुछ मेन खबरों की मैं बात करूं तो सबसे पहली खबर तो ये है कि इमरान बी ट्रीटेड एज PM was, PMLN टेल्स सुप्रीम कोर्ट। तो ये एक अहम खबर यहाँ पर लगी हुई है। उसके अलावा JIT एग्जामिन सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट इन पनामा के पेपर्स केस। तो ये दो ही जो इस वक्त अहम केसेस इस वक्त चल रहे हैं, तो इमरान खान के हवाले से, दूसरा पनामा केस के हवाले से। तो यही दो खबरें जो है वो हम देख रहे थे कि कल भी डॉन की मेन लीड रही हैं और आज भी डॉन की मेन लीड ही हैं। ठीक, अच्छा और जो खबरें हैं जो शॉर्ट न्यूज़ हैं वो हैं बिलावल ने आम इंतखाबात के लिए 8 रुकनी मंशूर कमेटी तश्कील दे दी है। और जो एक और लीड है वो है LOC पर भारतीय फौज की शहरी आबादी पर बिला इश्तियाल फायरिंग, पाक फौज की जवाबी कार्रवाई, दुश्मन की गने खामोश। और हमारी फौज है ही ऐसी कि जब भी कभी भी वार होता है तो मुंह तोड़ जवाब देती है और भारत को पता चल जाता है कि उसने जो है वो किसके साथ में छेड़छाड़ की है। खैर आगे बढ़ते हैं और बिजनेस रिकॉर्डर की बात करते हैं। और बिजनेस रिकॉर्डर की जो मेन लीड है वो है डेब्ट सेटलमेंट कंटिन्यूज टू PQ PMLN स्प्राइड। और इस खबर को बिजनेस रिकॉर्डर ने मेन लीड का हिस्सा बनाया है। जबकि एक और यहाँ पर जो खबर है वो है सेंट्रल प्रोविंसेस रीच एग्रीमेंट और CPEC टू बूस्ट IMF रीजनल आउटलुक और CPEC टू बूस्ट इन्वेस्टमेंट। तो ये तमाम खबरें हैं जिनको बिजनेस रिकॉर्डर ने अपनी मेन लीड का हिस्सा बनाया है। और जंग में क्या खबरें थी और बाकी न्यूज़पेपर में क्या खबरें थी हमने आपको बताया। आगे बढ़ते हैं और मुख्तलिफ शहरों का हाल जानते हैं कि आज हमारे मुख्तलिफ शहरों में क्या सूरत हाल है। तो रुख करेंगे इस्लामाबाद का और वहाँ जानेंगे कि आज क्या सियासी और समाजी सरगर्मियाँ होने जा रही हैं। जी इस हवाले से अपडेट करेंगे हमें यासिर नज़र। जी यासिर नज़र, गुड मॉर्निंग, आज अपडेट कीजिए। जी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो आपको बताते हैं शहर इक़्तिदार में आज इलेक्शन कमीशन में कल भी जिस तरह नाअहली केस की समाअत थी, आज भी इमरान खान और जहांगीर तरीन की नाअहली के लिए जो 2 दरख्वास्तें हैं, एक हाशिम अली भुट्टा की दरख्वास्त है और दूसरी तराल चौधरी की। इन दरख्वास्तों पर समाअत होनी है जिसमें ये इल्ज़ाम लगाया गया है उनकी तरफ से कि इमरान खान ने जो कागजात और जो गुशवारे हैं उनमें गलत जो एहसासात की हैं वो तफसीलात जमा करवाई हैं। इसी नोयत का केस जो हनीफ अब्बासी का है वो भी सुप्रीम कोर्ट में आज ज़ेर समाअत है, जिसमें आज भी दोबारा उस ट्रायल को जारी रखा जाएगा। इसके साथ साथ शहर इक़्तिदार में जो CDA की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा करवाई गई है, बनी गाला जो इमरान खान की रिहाइश गाह है उसको गैर कानूनी करार
करार दिया गया है और उस पर क्या कार्रवाई होती है ये भी अब यहाँ देखना होगा। तो इस तरह मजमूई तौर पर शहर इक़्तिदार में पार्लिमानी कमेटी, सुप्रीम कोर्ट के मामूल के केसेस और इसके साथ साथ ये बड़े केसेस हैं। लेकिन आज शहर इक़्तिदार का मौसम भी शदीद गर्म है, तेज़ धूप निकली है और सुबह सुबह ही शदीद गर्मी का यहाँ पे एहसास हो रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया यासिन नजर, आप हमें अपडेट कर रहे थे इस्लामाबाद से। और आपको लाहौर का जहां मौजूद है हमारी नुमाइंदा हुमा भट्ट, उनसे जानते हैं कि लाहौर में आज कौन कौन सी सियासी और समाजी सरगर्मियां होने जा रही हैं। जी हुमा भट्ट। जी बिल्कुल, लाहौर में सियासी और समाजी सरगर्मियाँ तो होंगी, लेकिन उसमें सबसे मेन इवेंट यही है कि आज खालिद लतीफ़ और शर्जील खान जो हैं वो स्पॉट फिक्सिंग केस में एक बार फिर पेश होंगे नेशनल क्रिकेट अकेडमी में और वहाँ पर ट्रिब्यूनल के सामने पेश होंगे और जो उन पर इल्ज़ामात लगाए गए हैं उनके हवाले से दलाइल पेश किए जाएंगे। ये मेन इवेंट होगा। लेकिन इसके अलावा एक इवेंट है जिसमें लड़कियों के लिए और स्पेशली जितने भी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनके लिए जब उनको मिलती है रिपोर्ट कार्ड मिलता है और उसके साथ साथ जब उनका रिजल्ट कार्ड आता है और उसके साथ साथ जब आपको डिग्री मिल जाती है तो वो जो लम्हात होते हैं वो कभी भी इंसान भुला नहीं सकता है। तो आज ऐसा ही एक इवेंट है लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी में, जहां पर कॉन्वोकेशन है और लड़कियों को जब डिग्री मिलेगी तो यकीनन वो बिल्कुल फूले नहीं समाएंगी और बहुत ही खुश होंगी इस बात पर। और उसके साथ साथ वहाँ पर सेल्फियाँ और बहुत कुछ इंजॉयमेंट जो है वो भी चलती रहेगी और ये जो डिग्री है वो यकीनन वो अपने पास संभाल कर रखती हैं और उनके आगे जो है फ्यूचर के लिए भी बहुत काम आती हैं। इसके अलावा सीपेक के हवाले से एक सेमिनार है, यकीनन वहाँ पर एक अहम शख्सियात जो है वो पहुँचेंगी और सीपेक की जो अहमियत है उसे जो है लोगों को अवेयर करेंगी। लेकिन लाहौर के बारे में बता दूँ मौसम के हवाले से, तो मौसम जो है हवा सुबह और शाम के वक्त तो ज़रूर चलती है, लेकिन बाकी दिन जो है वो सूरज की तपिश इतनी ज़्यादा होती है कि आपके लिए बर्दाश्त करना जो है वो बहुत मुश्किल है। अभी भी हवा चल रही है लेकिन सूरज बिल्कुल मेरे सामने है तो उसकी वजह से यहाँ पर खड़ा होना बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल है। तो मौसम जो है वो भी खुश्क और गर्म ही रहेगा। अभी तक महकमा मौसमियात की तरफ से मौसम जो है वो खुश्क और गर्म ही रहेगा। हुमा भट्ट अपडेट कर रही थी और डिग्रियों की उन्होंने डिग्रीज मिलेंगी तो डेफिनेटली सबकी प्रोफाइल पिक्चर्स पर जो है सेल्फीज की बहार होगी। और दूसरा शर्जील खान और खालिद लतीफ के बारे में उन्होंने बात की। पीसीबी की जानिब से ये कहा जा रहा था कि उनके पास काफी ठोस सबूत है, लेकिन आई डोंट नो कि ये मसला जो है अभी तक सॉल्व नहीं हो रहा है और तारीख पे तारीख है। लेट्स सी ये मैटर कब सॉल्व होता है। जी जनाब, आगे बढ़ते हैं और कराची का रुख करेंगे जहां रात गए बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन हुआ है जिसकी वजह से शहरियों को बड़ी शदीद मुश्किलात का भी सामना रहा। शहर भी शदीद तारीकी में डूबा रहा और इस वक्त शहर की क्या सूरत हाल है इस पर बात करेंगे हमारे नुमाइंदे शहरियार साजिद से। जी शहरियार, बताइएगा कि इस वक्त बिजली की क्या सूरत हाल है, गर्मी भी बहुत ज्यादा है, क्या तफसीलात है आपके पास? जी बिल्कुल, के इलेक्ट्रिक की जानिब से दावे तो बड़े किए जाते हैं लेकिन उसके ऊपर अमल दरामद होता हुआ नजर नहीं आता। रात गए आधा कराची जो है वो तारीकी में डूब गया था, जिसकी बड़ी वजह यह बताई गई थी कि बिन कासिम पावर प्लांट का एक स्टेशन बंद हो गया। गुलशन इकबाल बफर जोन, नाजमाबाद का इलाका, मलिर, तारिक बिन जियाद सोसाइटी, इसके अलावा मॉडल कॉलोनी, डिफेंस का कुछ एरिया थे जिसके अंदर जो है वो रात गए तक जो है वो बिजली बहाल नहीं हो सकी थी। के इलेक्ट्रिक की जानिब से कहा यह जा रहा था कि कुछ इलाकों की बिजली बहाल कर दी गई है, लेकिन अब तक सूरत हाल कुछ ऐसे ही है कि कुछ इलाकों में अभी भी बिजली बहाल नहीं की गई है। सबसे बड़ी जो मुश्किल दरपेश आ रही है वो बच्चों को आ रही है, क्योंकि स्कूल के बच्चों के पेपर्स चल रहे हैं, कॉलेज के पेपर्स चल रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ा। उनकी पढ़ाई जो है वो मुकम्मल नहीं हो पा रही और इलाका मकीन जो है, जो जिस इलाके की बिजली जो है वो बंद हुई है, वहाँ के लोग भी यही कह रहे हैं कि बिजली की बंदिश की वजह से, तवील लोड शेडिंग की वजह से जो है वो बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं और पेपर किस तरह से। बहुत शुक्रिया। और देखें, लोड शेडिंग जो है वो सबके लिए ही वबाले जान बनी हुई है, बहुत परेशानी, इतनी ज्यादा परेशानी। अब तो पेपर्स हो रहे हैं तो काइंडली पेपर्स के दिनों में तो जो है लोड शेडिंग कम कर दें ताकि हमारे स्टूडेंट्स पढ़ सकें। पहली बेचारे जो है वो सेंटर्स के बाद में रिजल्ट्स पे भी शिकवा करने बैठ जाते हैं कि रिजल्ट्स अच्छे क्यों नहीं आ रहे। जब आप इलेक्ट्रिसिटी उन्हें प्रोवाइड नहीं करेंगे तो फिर डेफिनेटली बच्चे अपनी पढ़ाई में ध्यान किस तरह से देंगे। आगे बढ़ते हैं और जैकबाबाद से भी आपको अहम खबर देते हैं, जहां पर पुलिस और हसास इदारों ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए 3 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि गिरफ्तार मुल्क दुश्मनों के कब्जे से बारूदी मवाद भी बरामद हुआ है। तफसीलात जानते हैं आज न्यूज के नुमाइंदे राजा असगर से। जी राजा, अपडेट कीजिएगा कि ये दहशतगर्द किन वारदातों में मुलविस थे? जी, ये जैकबाबाद पुलिस को खुफिया इत्तला मिली थी आज के दहशतगर्द धमाका खेज बारूदी मवाद समेत थाना दोदापुर की हदूद से गुजर रहे हैं। मज़कूरा इत्तला मिलते ही एसएसपी जैकबाबाद सरफराज शेख की हिदायत पर एसएचओ थाना दोदापुर और उसकी भारी पुलिस और हसास इदारों ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए मोहम्मद बलुस्तान से जैकबाबाद आने वाले लिंक रोड पर बमुकाम ताजा शाख से ये इन्होंने कार्रवाई की है, जिनके कब्जे से तकरीबन 3000 बारूदी मवाद जो है ना 3000 ग्राम बारूदी मवाद गिरफ्तार हुआ है और उनके साथ साथ जो है ना 3 मुलजिम
गिरफ्तार हुए दहशतगर्द। जी ठीक है, राजा असगर अपडेट कर रहे थे। जैकबाबाद में पुलिस और हसास इदारों ने कार्रवाई की है। इस हवाले से आगे भी आपको अपडेट करते रहेंगे। गुड मॉर्निंग। आज में कुछ मजीद न्यूज स्टोरीज भी आपको बताते चलते हैं, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे पाक भारत लव स्टोरी में हर रोज एक नया ट्विस्ट आ रहा है। बीबीसी उर्दू की रिपोर्ट ने कई सवालात उठा दिए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक उज़मा 1 मई को वाघा के रिश्ते पाकिस्तान पहुंची। उज़मा पहले से शादीशुदा हैं और 5 साल बच्ची की मां भी हैं, जबकि उज़मा की पहली शादी खत्म हो गई और वो बुटीक बंद करके मलेशिया चली गई। दूसरी जानिब दफ्तर खारजा का कहना है कि उज़मा और ताहिर की शादी के मामले पर भारत ने पाकिस्तान से राब्ता भी किया है। जी हाँ, बिल्कुल। कल इस लव स्टोरी को तमाम जगहों पर हाईलाइट किया गया और यही कहा जा रहा है दोनों ममालिक की जानिब से कि इस मसले को जल्द अज जल्द सॉर्ट आउट किया जाए। लव स्टोरी है कि ड्रामा, ये कोई नहीं जानता। हाँ, बिल्कुल। और अब कुछ बात कर लेते हैं सिंध असम्बली की। सिंध असम्बली में मखसूस नशिस्तों की दोबारा अलॉटमेंट से मुताल्लिक करारदाद ने ऐवान का माहौल गर्मा दिया। एज यूजुअल अपोजिशन के शोर शराबे और वॉकआउट के दौरान करारदाद मंजूर कर ली गई। असम्बली इजलास को एक बार फिर गो सरदारी गो के नारों से गूंज उठा, तो दूसरी तरफ अपोजिशन की तनकीद से परेशान सूबाई वजीर इमदाद पताफी आदाब ही भूल गए। जोशे खिताबत में वजीर आजम के खिलाफ नाजीबा अल्फाज का इस्तेमाल कर दिया। गलती का एहसास होने पर मुआफी मांगी, लेकिन नादानी में वही लफ्ज दोबारा दोहरा दिए। और इसलिए कहते हैं कि जो भी बोलिए सोच समझ कर बोलिए, गुस्से में कुछ भी ना बोल डालिए, और जब आप स्पेशली असेंबली में हो। और तफरीह के साथ जब ब्यूटी टिप्स और सेहत से मुतालिक मालूमात भी खवातीन को एक छत के नीचे दस्तयाब हों तो फिर वहां से जाने को दिल ही नहीं करता। लाहौर के वुमेन ब्यूटी एंड हेल्थ फेस्टिवल में भी ऐसे ही मनाज़िर रहे, जहां मशहूर फैशन डिजाइनर्स के उरूसी बलबूसात हर किसी की तवज्जो का मरकज बने रहे और इवेंट पे मौजूद तमाम खवातीन का प्री हेपेटाइटिस टेस्ट भी किया गया। फेस्टिवल में वारिस बेग ने सर का जादू जगाया तो अदाकारा दीदार के रैंप वॉक ने इवेंट को 4 चांद भी लगाया। बड़ा जबरदस्त ये इवेंट नजर आ रहा है। खवातीन जहां पर भी ऐसा इवेंट हो, मेरा ख्याल है कि वो पीछे नहीं रहती, उनकी पूरी कोशिश होती है कि ऐसे इवेंट्स में हम खूब बढ़ बढ़ के पार्टिसिपेट भी करें और शरीक भी हो। बिल्कुल। और जब समर आते हैं तो इस तरह के इवेंट्स बढ़ जाते हैं, क्योंकि बार बार लॉन की एग्जीबिशन होती है, रैंप वॉक्स होती है, कैट वॉक्स होती है। और कराची में तो इवेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि ज्यादातर इंडस्ट्रीज और फैशन जो है वो यही है, और हमारे डिजाइनर भी ज्यादातर। बड़ी अच्छी बात ये है कि हेपेटाइटिस के टेस्ट भी वहाँ पर कराए जा रहे हैं खवातीन के, ना सिर्फ ब्यूटी बल्कि हेल्थ से रिलेटेड भी काफी चीजें वहाँ पर आपको जिस हद तक मुमकिन हो सकता है मीडिया इंडस्ट्री लोगों को अवेयरनेस देने में जो है वो मसरूफ है। खैर, गुड मॉर्निंग आज में बड़ी मजे की डिस्कशन होने वाली है, और वो है शायरी के हवाले से, और वो भी मजा आया, तो कहीं जाइएगा नहीं। गुड मॉर्निंग आज में यहाँ वक्त एक ब्रेक का, जिसके बाद शामिल करेंगे खाना बनाने का झटपट तरीका रैपिड रेसिपी में। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग। और अब कुछ बात कर लेते हैं यस्टरडे टॉप स्टोरी के हवाले से, जिसमें आपको बताएं कि सीडीए ने बनीगाला में इमरान खान के घर समेत 122 इमारतों को गैर कानूनी करार देकर गिराने की सिफारिश कर दी। तजावुजात से मुतालिक रिपोर्ट भी सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी गई है। खान ने बनीगाला में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया, और मामला जब अदालत में गया तो कप्तान खुद ही मुश्किल में आ गए। सीडीए की रिपोर्ट में इमरान खान की रिहाइशगाह भी गैर कानूनी निकली है। अदालत में जमा कराई गई रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी रेगुलेशन 1992 के तहत जोन 3 और 4 में मंजूर शुदा हाउसिंग स्कीम के अलावा हर किस्म की तामीरात पर पाबंदी है। सीडीए ने रिपोर्ट में बनीगाला में मजमूई तौर पर 122 इमारतों को गैर कानूनी करार दिया है, जिसमें 92 नंबर पर इमरान खान की रिहाइशगाह शामिल है। जोन 3 में रावल डैम और इससे मुल्हका इलाके को नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया है। हालांकि वाइल्ड लाइफ ऑर्डिनेंस 1979 के मुताबिक नेशनल पार्क और रावल डैम के अतराफ में तामीरात पर भी पाबंदी आयद है। रिपोर्ट में मजीद कहा गया कि सीडीए की दरख्वास्त पर जिला इंतजामिया ने दफा 144 नाफिज किया है, जबकि तमाम गैर कानूनी तामीरात को गिराने की भी जरूरत है। और अब अखबारात के एडिटोरियल में क्या कुछ लिखा गया है, इस पर नजर डालने के लिए हमारे साथ मौजूद है एज यूजुअल नफीस नईम साहब। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। क्या लिख रहे हैं एडिटोरियल? एडिटोरियल डॉन का मैं डिस्कस कर रहा हूँ। एक बड़ा थोड़ा सा अफसोसनाक एडिटोरियल है, एक अफसोसनाक इशू है, किलिंग फीमेल इन्फेंट्स। ये हमने देखा मुजफ्फरगढ़ में एक वाक़या हुआ अप्रैल 2 को, एक शख्स ने अपनी बीवी और 8 साल बच्ची को आग लगा दी, और उसकी किस पादाश में लगाई गई कि उसका खातून का कसूर ये था कि उन्होंने बच्ची को जन्म दिया,
और इत्तफाक ये कहते हैं ना कि अल्लाह जैसे अल्लाह रखे उससे कौन चखे, कि वो बच्ची बच गई और वो खातून जाँ बाग हो गई। तो ये एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। इस पर एडिटोरियल आया है और इसमें ये कहा गया है कि देखें, एधी सेंटर की भी बड़ी तारीफ़ की गई है फाउंडेशन की, कि वो पालना होता है, वहाँ रख दिए जाते हैं कि जो अपने इन्फेंट्स हैं, इस तरह के जो बच्चे जिन्हें वो नहीं कबूल करना चाहते, वो उस पालने में डाल लेते हैं और उनसे पूछा भी नहीं जाता कि आपने ऐसा क्यों किया। क्योंकि हम इस इदारिया कहता है कि कई वाक़यात ऐसा हैं, कई मरतबा हम देखते हैं कि एम्बिलिकल जो कॉर्ड होती है वो भी लगी हुई होती है, बच्चों को गला घोट के मार दिया जाता है, जला दिया जाता है, दम घोट दिया जाता है, सिर्फ इस पादाश में कि वो बच्चियां हैं। तो ये जो पेट्रियार्कल जो एक नोशन है ना कि बच्चे लड़के जो हैं वो हमारे लिए हम कमा के लाते हैं और लड़कियां जो है मनहूस होती हैं, ये एक इंतहाई ख़तरनाक ट्रेंड है जो इस्लाम जिसकी बिल्कुल इजाज़त नहीं देता। और इस्लाम में तो ये कहा गया कि और बच्ची जो है वो तो नसीबों वालों के पास आती है, नेमत होती है एक, तो उसके साथ ये ज़्यादती करना। और इस हवाले से इदारे ने कहा है कि एदी फाउंडेशन ने अपना काम कर दिया है, तो गवर्नमेंट को भी अपना रोल अदा करना चाहिए। जो ये कि इन्फेंटिसाइड जो केसेस होते हैं इसके हवाले से पुलिस को तहकीकात करनी चाहिए, गवर्नमेंट को उन लोगों को इसको मर्डर के तौर पर ट्रीट करना चाहिए जो अपनी बच्चियों को इस तरह मार देते हैं। नफीस भाई, इसमें हॉस्पिटल भी जो है बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं, क्योंकि जितने भी बॉर्न बेबीज होते हैं वो डेफिनेटली किसी न किसी हॉस्पिटल या किसी न किसी ओपीडी या किसी न किसी सर्टेन क्लिनिक्स में होते हैं। तो उन क्लिनिक्स में चेक एंड बैलेंस रखने की बहुत ज़रूरत है कि अगर कोई आपके पास आ रहा है तो वो रजिस्टर है या नहीं है, और उसके बाद फिर जो है वो आप कार्रवाई कर सकते हैं। और यूजुअली ये देखा जाता है कि आजकल ये हमारे मुल्क में ज़्यादा देखा जा रहा है, जबकि ये पड़ोसी मुल्क की ज़्यादा रिवायत है। वहाँ अभी भी देखा गया था कि 5 या 6 जो है वो बॉर्न बेबीज थी जिनको मार के एक तरफ डाल दिया गया था। खैर, इस इदारे पे जो है हमने बात की, लेकिन अभी हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी जाहिद हुसैन साहब ने। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू गुड मॉर्निंग आज, कैसे हैं आप? हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू गुड मॉर्निंग आज। जाहिद साहब, आपका ज़बरदस्त सा इस वक्त हमारे पास कॉलम है कि व्हाट्स बिहाइंड द डील। तो हम पहले नफीस साहब से चाहेंगे कि जान लेते हैं कि क्या पहेली है ये, फिर आपसे बात करते हैं। ये जाहिद साहब की बहुत अच्छा एक हमने देखा कि एहसान का एक उसको सरेंडर किया, फिर उसने कन्फेशनल स्टेटमेंट आई उसकी कि उसने कहा कि मैं तो वो हो गया हूँ, इससे मुतारिफ हो गया हूँ और ये गलत काम कर रहे थे। तो जाहिद हुसैन साहब ने इस हवाले से कहा है कि जो उसकी सरेंडर के पीछे एम्बिग्विटी है और जो उसको हमने पेश किया जिस अंदाज से, उससे तासुर ये मिल रहा है कि उसे वाइट करार दे दिया गया, उसे क्लियर करार दिया गया। ये जेट ब्लैक टेररिस्ट है, ये टेस्ट केस है गवर्नमेंट के लिए भी और इदारों के लिए भी। इसको अगर आपने इस तरह क्लियर कर दिया तो कितने लोगों के दिल रुकेंगे। एक जेट ब्लैक टेररिस्ट है, इसको इसके जो उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। इसके लिए जो है ये ऐसा नहीं है कि आप इसको आके और इसकी डील के पीछे कोई ना कोई इसकी डील जो है उसको सामने करनी चाहिए, इसको इससे डील नहीं होनी चाहिए। मज़ीद बात करते हैं जाहिद हुसैन साहब से। सर, आपने बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इदारिया लिखा है कि इस तरीके से अगर होता है तो बहुत सारे लोगों के दिल दुखेंगे और डेफिनेटली दुखने भी चाहिए, क्योंकि आफ्टर ऑल ही इज़ अ टेररिस्ट। तो इस बारे में आप मज़ीद बताइए। देखिए, दिल दुखने वाली से बात नहीं है, ये कातिल है। जब यहाँ हम जब कहते हैं कि 70-80 हज़ार लोग यहाँ पे शहीद हुए, दहशतगर्दी का निशाना बने हैं, तो जिस दहशतगर्द तंजीम जो इसकी जिम्मेदार थी, उसका एक लिहाज से कहा जाए कि करता धरता जो है, जब आप पकड़ते हैं और फिर उसको जो है इस तरह से माफी देने की कोशिश करते हैं, तो फिर ये बहुत बड़ा सवालिया निशान पैदा होता है कि जो यहाँ पे उसका हिसाब कम देगा जिन लोगों को शहीद किया गया है। और सिर्फ ये बात नहीं है, हम ये भी कहते हैं कि जो लोग जो है 5000 आपके फौजी जो है इनसे लड़ते हुए अपनी जान दी है उन्होंने, और उसके साथ साथ जो है वो लोग कैसे उस वाक़े को भूल सकते हैं जो कि पेशावर के जो स्कूल में जो कुछ वाक़या हुआ था, जहाँ पे 150 स्टूडेंट्स को और टीचर्स को इस तरह से मारा गया था जैसे उनको इनकी कोई हैसियत नहीं है। अब जब ऐसे आदमी को आप लेके आते हैं, टीवी पे दिखाते हैं और क्या समझाने लोगों को कहते हैं कि जी ये देखें रिफॉर्म हो गया है और ये अपने तो उनके खिलाफ बात करता है, तो आप कहते हैं कि जी हाँ ठीक है। अगर सिर्फ वो ये कह देता है कि हाँ इनके जो लोग थे उनको फंडिंग मिलती थी, सबको पता है कि बाहर से फंडिंग मिलती है, लेकिन फंडिंग में लेने का मतलब ये है कि ये भी नहीं जिम्मेदार था जितने और लोग इसके जिम्मेदार हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये इसको अगर इस किस्म का जो है किया गया है, कोई डील की गई है, या जो है उसको अगर इसके ऊपर जो है कोई मुकदमा नहीं चलाया जाता है, तो सजा नहीं मिलती है, तो मैं समझता हूँ कि जो है इस मुल्क में फिर जो भी जो है काउंटर एक्सट्रीमिज्म या वो आप कह लें या मिलिटेंसी के खिलाफ जो जंग है, तो सब की सब ज़ाया हो जाएगी। और फिर जो है आपके पास किसी किस्म के लोग दोबारा धुल धुला के आ जाएंगे
और आप फिर जो है वही पॉलिसी इख्तियार करेंगे कि एक अच्छा तालिब। जाहिद साहब सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन इसका एक ये भी मकसद था लाने का कि लोगों की दूसरे लोगों को इससे नसीहत मिलेगी और दूसरे लोग भी जो है कौमी धारे में दहशतगर्द जो है वो कौमी धारे में आएंगे। लेकिन बकौल आपके कि तो जेट ब्लैक टेररिस्ट है, इसका केस ही बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो आप समझते हैं कि इतनी तशहीर के बाद उसको इस तरह लाने के बाद, जिस तरह वो उसने बड़े क्लीन उसमें अंदाज में और बड़े पुरसुकून अंदाज में उन्होंने अपना बयान दिया और बड़े उन्होंने कोई अपने पछतावा भी नहीं था अपने करतूतों का, तो उनको इस सजा मिल पाएगी? वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि जो है ये किस तरह से दूसरे लोगों के लिए सबक मिलेगा। दूसरे के लिए तो ये है कि आप यहाँ पे लोगों को कत्ल करें, दहशतगर्दी करें और फिर कुछ दिनों बाद ला के फिर आप वहीं पे आके खड़े हो जाएं। तो ये तो हमारी पॉलिसी, अगर यही माजी पे भी हम यही करते रहे कि जो है वो जो है ये जो है अच्छा मिलिटेंट है, वो बुरा मिलिटेंट है, उसने ये कर दिया। अब मसला ये है कि ये कब तक चलता रहेगा? क्या आप किसी तरह से उन लोगों को बहाते जाएंगे? दूसरी बात ये देखें, ठीक है एमनेस्टी मिलती है, दुनिया भर में होता है, लेकिन ये उन लोगों के लिए होता है जो कि बेचारे जो किसी के बहकावे में आ जाते हैं, ब्रेन वॉश होते हैं, और वो जो है उनका बराह रास्त इससे ताल्लुक नहीं होता है। दुनिया में कहीं नहीं होता है कि जो लोग मास्टर माइंड होते हैं, जो कि उसके रहनुमा होते हैं, कि उनको भी माफ कर दें बगैर। अच्छा मुझे बताया जाए कि शर्त क्या है, जरा ये भी उनसे जो है, मैं तो लोगों को वही पूछता हूँ कि डील जो कर रहे हैं आप, उसकी शराइत क्या है कि कल वो धारे में आ जाएंगे? कोई बात ही नहीं थी, जैसे हमने कत्ल किया है लोगों को, फिर हम धारे में आ गए, मेन धारे में आ गए, कोई तरीका तो नहीं होता है। जी जी, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जाहिद हुसैन साहब थे और एहसानुल्लाह एहसान के हवाले से, उनके एतराफ़ी बयान के हवाले से वो डिस्कशन कर रहे थे नफीस नईम साहब। अच्छा, हम एक दफ़ा फिर से वो इन्फेंट किलिंग के बारे में बात कर लेते हैं। जो इन्फेंट किलिंग है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो आपको नहीं लगता कि लोगों को किसी किस्म की अवेयरनेस देनी चाहिए, लोगों को एटलीस्ट बताना चाहिए कि इस तरह तो ना करें, मतलब इंसानियत को तो कत्ल ना करें कम से कम? देखिए, गर्ल्स की जो बच्चों की तालीम है, इसको तो आम करने की गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। मैंने आपको पहले तो कहा था कि एक तो इस जो इन्फेंटिसाइड जो है केसेस जो हैं, जो बच्चों को कत्ल करने वाले केसेस हैं, इसको मर्डर के तौर पर ट्रीट करना चाहिए, क्योंकि पुलिस इसको तहकीकात नहीं करती। बच्चा मिलता है, उसे उठा के दफना दिया जाता है, ये दे दिया। और दूसरी बात ये कि जब आप गर्ल्स एजुकेशन को आम करेंगे, लड़कियों की तालीम को आम करोगे, माँ को अवेयरनेस मिलेगी, लोगों को अवेयरनेस मिलेगी कि बच्ची जो है वो हमारे लिए बोझ नहीं है। बच्चियाँ तो एक दे आर जस्ट लाइक फ्लावर्स व्हिच ब्यूटीफाई दे ब्यूटीफाई द वर्ल्ड। मेरी तो अपनी बच्ची के हवाले से मैं कहता हूँ कि मेरी बच्ची जब मेरे पास आई तो मुझे तो लगा कि दुनिया की सारी दौलत मेरे पास आ गई, मुझे किसी और चीज़ की जरूरत नहीं है। जब मैं अपनी बच्ची को देखता हूँ मैं सारे गम भूल जाता हूँ। मुझे हैरत होती है वो कौन से माँ बाप हैं जो अपनी बच्चियों को मार देते हैं। इसी मेंटालिटी की मेरा ख्याल है हमारी सोसाइटी को जरूरत है। थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ थे और दो अहम इदारियों पर हमने बातचीत भी की है। और इंतहाई अफसोस की बात है कि इस तरह के वाक़यात हमारे यहाँ आज के दौर में भी हो रहे हैं। और सबक कल मैं अपनी एक मेट की कहानी सुन रही थी और उसकी फोर्सफुली उससे कोई 5 से 6 साल छोटे लड़के से शादी की जा रही जिसकी उम्र 13 से 14 साल है। और ऐसे में जब मैंने उससे डिस्कशन किया और मैंने उसको सोल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश की तो उसने कहा कि हमारे यहाँ अगर इस तरह का कोई स्टेप उठाया गया तो हमें गोली भी मार दी जाती है। तो ये माइंडसेट आज भी हमारे यहाँ हमारी सोसाइटी में इनकलकेट करता है। बिल्कुल, और इसी डोमेस्टिक वायलेंस को चेंज करने की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि भारतीय बहरिया के अफसर कुलभूषण जादेव को पाकिस्तान में फांसी की सजा सुनाए जाने के मामले में भारत ने आलमी अदालत इंसाफ से राब्ता कर लिया है। भारतीय मीडिया ने दावा किया है कि भारतीय हुकूमत ने आलमी अदालत इंसाफ से अपील की है कि वो कुलभूषण की फांसी रुकवाए। हेग में वाक़ बैनुल-अक़वामी अदालत इंसाफ में भारत की जानिब से अपील की गई है कि कुलभूषण जादेव को जो सजा सुनाई गई है पाकिस्तान उस पर अमल ना करे और फांसी के फैसले को मनसूख करने के लिए पाकिस्तान के कानून के मुताबिक कदम उठाए। फौजी अदालत ने कुलभूषण को जासूसी और दहशतगर्द सरगर्मियों में मुलव्वस होने के मामले में फांसी की सजा सुनाई थी। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारत ने 15 से ज्यादा बार कुलभूषण जादेव को कानूनी मदद देने के लिए कौंसलर रसाई का मुतालबा किया, लेकिन पाकिस्तान ने इनकार कर दिया। भारतीय वजीर खारजा सुषमा स्वराज ने ट्वीट के जरिए कहा कि उन्होंने आलमी अदालत इंसाफ में भारत की अपील के बारे में कुलभूषण जादेव की मां को मालूमात दी हैं। और अब नजर डालते हैं मजीद कुछ आलमी खबरों पर, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से, जिन्होंने डायरेक्टर FBI को बरतरफ कर दिया है। व्हाइट हाउस के तर्जुमान का कहना है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप ने डायरेक्टर FBI जेम्स कोमे को बरतरफ कर दिया है। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक जेम्स कोमे FBI को मौसर तौर पर चलाने के अहल नहीं है, इसलिए इन्हें हटाया गया है। जेम्स कोमे को हटाने की सिफारिशात अटॉर्नी जनरल और डिप्टी अटॉर्नी जनरल की तरफ से आई थी। तर्जुमान के मुताबिक FBI का नया डायरेक्टर जल्द नामजद किया जाएगा। और आई डोंट नो, जैसे जैसे डोनाल्ड ट्रंप कहते जा रहे हैं वैसे वैसे उनकी पॉलिसी सामने आती जा रही हैं, लेकिन देखना यह है कि इसका
यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पे क्या असर पड़ता है, मिस्बत या मनफी? और मेक्सिको में आतिशबाजी के सामान की वजह से इमारत में आग भड़क उठी। 14 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। हलाक अफराद में 11 बच्चे भी शामिल हैं, जबकि 30 से ज्यादा अफराद के जख्मी होने की इत्तला भी है। बेशतर जख्मी अफराद की हालत इस वक्त तशवीशनाक है, जबकि आतिशबाजी का सामान एक फेस्टिवल में इस्तेमाल के लिए लाया गया था। और ये जो आतिशबाजी का सामान होता है, अगर किसी ने इसको प्ले भी करना है तो इंतहा से ज्यादा जो है वो खतरनाक होता है। ये लोग क्यों यूज करते हैं मुझे समझ में नहीं। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग। और यहाँ पर आपको एक अहम खबर देंगे कि स्पेशल पुलिस मालाकन रीजन ने कार्रवाई करते हुए दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम बना दिया है, जबकि थाना मंडा लोअर दीर की हुदूद से दस्ती बम, रॉकेट और बारूदी मवाद बरामद कर लिया गया है। जी हाँ, आपको इस आम खबर से आगाह कर रहे हैं। आपको बताएं कि स्पेशल पुलिस मालाकन रीजन ने कार्रवाई करते हुए दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम बना दिया। थाना मुंडा लोअर दीर की हुदूद से दस्ती बम, रॉकेट और बारूदी मवाद बरामद किया गया है। तो जी, आज बात हो रही है पोइट्री की, शायरी की, और मेरे पास भी एक शेर है, लेकिन वो मैं इस ब्रेक के बाद सुनाऊंगी। लेकिन अभी हम अपने शो को कंटिन्यू करते हैं। जिस तरह खुशी और गम का अमल दखल तमाम हयात इंसानी में जारी और सारी रहता है, इस तरह तंज़ो मिज़ा को भी जिंदगी में बुनियादी हैसियत हासिल है। बिल्कुल, हमारी टीम ने मज़ाहिया शायरी करने वाली शायरा से, उज़मा से मुलाकात की है और उनकी शायरी के ज़ौक़ से मुतालिक बातचीत की है और कुछ अशार भी सुने हैं। आइए आपको भी सुनवाते हैं। मैं हूँ उज़मा अली ख़ान और मुझे जानते हैं एज अ ड्रामा राइटर। नावल मैंने अभी तक एक लिखा है और 4 साल हो गए अभी तक। किताब लिखने का बचपन से शौक़ था, एक ही किताब लिख चुकी हूँ, लेकिन मज़ीद इरादा है। शायरी मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं कि भाई शायरी की तरफ कैसे आना हुआ है। तो एक्चुअली मैंने स्टार्ट शायरी ही से किया था, क्योंकि घर का माहौल भी है, हमारे घर में भी बड़ा मिज़ाह वगैरह होता रहता है, तो मिज़ाह की तरफ मेरा अपना भी दिल भी ज़्यादा लगता है। और फिर मैंने जब मिज़ाह या शायरी भी की तो घर से भी इनकरेजमेंट हुई। मेरे अपने हस्बैंड, जब मैं उनको संजीदा सुनाती हूँ तो वो हाथ जोड़ के कहते हैं बस तो मुझे मिज़ाहिया सुनाएगा, मुझे उसमें अच्छा लगता है। मिज़ाहिया जब शुरू की तो मुझे फीडबैक भी बहुत अच्छा मिला ऑडियंस से भी। और एक जो मेरी गज़ल जिससे मुझे ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली कि संजीदा शायरी तो महबूबा की तरफ घूमती है और मिज़ाहिया शायरी बीवी की तरफ घूमती है, तो मुझे बड़ा इतराज़ होता था। तो उसके हवाले से ना ये है कि दाद लेने को नहीं मुझसे दहाड़ा जाएगा, मेरा अपना मुंह है मुझसे ये ना फाड़ा जाएगा। और कब तक तंज के फन को बिगाड़ा जाएगा, कब तलक बीवी ही बीवी को लताड़ा जाएगा। जब सियासत में मियाँ है क्यों ज़राफ़त में नहीं, अब मियाँ को भी यहाँ देखोगे झाड़ा जाएगा। शायरा की शायरी पर गौर कब होगा यहाँ, और कब तक शायरा को सिर्फ ताड़ा जाएगा। मैंने 2014 के आलमी मुशायरा में एक किताब को सुनाऊंगी जो कि ख़बरों की जीनत भी बना फिर कि पाकिस्तान में देखी है ये बात अलग मैंने, दीदे मुझको देख के सबके फटने लगते हैं। दादा जितनी उम्रों के जो होते हैं बुढ़े, अंकल उनको कहती हूँ तो कटने लगते हैं। तो बस इस तरह से ये आप लोगों की हौसला अफजाई मिलती है, तो ये सिलसिला भी चल रहा है और अच्छा लगता है। जब आप यंग होते हैं चीज़ों की इतना पता नहीं होता, चाहे वो राइटिंग हो, चाहे वो शायरी हो, कुछ भी हो, तो कभी किसी को डिस्करेज ना करें, थोड़ी सी हौसला अफजाई कर लीजिए। अगर आपके पास वक्त नहीं है उनको देने के लिए कि आप उनकी इस्लाह करें, कम से कम उनसे ये कह दीजिए कि मैं मसरूफ़ हूँ, मगर उनको ये ना कहिए कि तुम कुछ नहीं कर सकते। तो आपने सुना कि कितने मज़े की ये शायरी होती है और तंज़ो मज़ा कितने मज़े का होता है। गुड मॉर्निंग, आज मैं यहाँ वक्त एक ब्रेक का, जिसके बाद मिलवाएंगे आपको मशहूर मारूफ शायर हकीम नासिर से।
वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग आज। और बात हो रही है तंज़ो मिर्जा शायरी की, तो जनाब मिर्जा अफराद मुआशरे में तहम्मुल, बर्दारी, मुरव्वत और जिंदा दिली की खुसूसियात पैदा करके जिंदगी के फीकेपन में रंग भरकर इसे खुशगवार बना देता है। मज़ाहनिगार के दिल में हमदर्दी और उनसे मोहब्बत की फरावानी बेअतदालियों को दरियाफ्त करके उनका इलाज मीठे शरबत से करती है। गुड मॉर्निंग आज की टीम ने एक ऐसे ही शायर से बात की है, आइए देखते हैं। और नौजवानों के लिए तो मैं ये कहता हूँ कि नई नस्ल के ये पहलवान पसड्डी, नई नस्ल के ये पहलवान पसड्डी, बदन पर न पट्टे न पट्टों में हड्डी, मगर खेलते हैं ये मोबाइलों पर कबड्डी 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 कबड्डी। मेरा नाम अब्दुल हकीम नासिफ है, मैं तंज़ो मिज़ाह का शायर हूँ और तंज़ो मिज़ाह की शायरी के हवाले से मेरा जो पहला मजमूआ कलाम है उसका नाम है छटी हुई हिस्स। और मेरा जो ख़ास टॉपिक है वो है हालात हाज़रा और नौजवान। अभी देखिए चूँकि हालात हाज़रा है और शब बारात भी आ रही है, तो उस हवाले से ये देखिएगा कि ज़रा ख़याल से बेगम सदाना सुन ले लोग, ज़रा ख़याल से बेगम सदाना सुन ले लोग, छड़ी से काम चला और लगा चटाख चटाख। शबे बारात पे पाबंदी है पटाखों पर, न मार गाल पे थप्पड़ मेरे पटाख पटाख। मेरे उस्ताद मुझे ज़मीन देते थे, यानी मिसरा तरह देते थे, तो सारे उनके शागिर्द जो हैं वो संजीदा कलाम लिख के आते। मैं भी 2-4 अशार संजीदा लिखता, लेकिन उसमें 5-10 अशार जो है वो तंज़ो मिज़ाह के होते थे। तो मेरे उस्ताद ने महसूस किया कि मेरा जो रुझान है, जो तख्लीक का जो रुझान है, वो मिज़ाह की तरफ है। अब चूँकि मैं हालात हाज़ा के हिसाब से बातें करता हूँ, तो मैं चाह रहा हूँ कि अपनी तंज़ो मिज़ाह की शायरी भी आज की आपके गोश गुजार करता चलूँ। और ये देखिएगा रमज़ानुल मुबारक आ रहे हैं, तो उसमें एक ख़ास मैसेज देना चाहता हूँ। मैं खुद मोटा आदमी हूँ भाई, सबसे पहले तो ये तय कर लीजिए कि खाने से न रुक पाओ तो फिर अपने बदन की, खाने से न रुक पाओ तो फिर अपने बदन की, बदशक्ल ज़मी बोस इमारात में रहना, मोटो तुम्हें फिट रहने की ख्वाहिश है अगर कुछ, इफ्तार के औकात में रहना। अभी नस्ल के जो नौजवान हैं, मैं उनको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि तंज़ो मिज़ाह की शायरी में बहुत गुंजाइश है, आप इस जानिब आएँ। और तंज़ो मिज़ाह की शायरी में आसानी ये मौजूद है कि आप इसमें हालात हाज़रा को जो है वो ज़ेर बहस लाते हैं। आप माशरे पे बेशुमार लाखों करोड़ों मौज़ूआत हैं, उन पर अपनी गुफ्तगू कीजिए। बेहाल हम घुटन से हैं, ठंडी हवा चला, 70 बरस गुजर गए हमसे ये ना चला, परवरदिगार तू ही जरा मापदा चला। राह हमें जावलब लगे हैं बल्ब, तंगु तारीख रोड पड़ता है, 10 मिनट के लिए ना दो बिजली, लोड शेडिंग पे लोड पड़ता है। ये देखिएगा इकबाल इस दौर में होते, और जो हमारी ये जो एनर्जी का जो बहरान है, शायद उस अंदाज में कहते हैं कि थपराड़ों में जो महमूद तो कोरे में अयाज, थपराड़ों में जो महमूद तो कोरे में अयाज, न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा नवाज, जो ही CNG पंप आया नजर दोनों को, एक ही सप में खड़े हो गए महमूदो अयाज। फूल तो झूलते हैं शाखों पर, पेड़ को झूलते नहीं देखा, मैं तुझे फूल मान लूं कैसे, फूल को फूलते नहीं देखा। आदाब। उम्मीद करते हैं कि आपने अब्दुल हकीम नासिफ की शायरी को बहुत एंजॉय किया होगा। और सिर्फ हमने नहीं, बल्कि मैं देख रही थी कि पीछे से इस वक्त VCR में भी तालियां बज रही थी और बहुत ही एंजॉय वो कर रहे थे। तो इस वक्त इस
मजाक के इस मोमेंट को हम लोग यहीं पर कैद नहीं करेंगे बल्कि आगे बढ़ाएंगे। और इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज में भी मौजूद हैं बहुत ही जबरदस्त शायर अब्दुल हकीम नासिफ साहब। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम। बहुत मसरूर हूँ मैं दो खूबसूरत खवातीन के दरमियान। अच्छा, वी आर प्लीज्ड टू हैव यू हियर। अच्छा सर, आज हम बात कर रहे हैं पोइट्री की, तंज़ो मिज़ाह की शायरी के हवाले से। अभी हम आपका पैकेज भी देख रहे थे, इतना ज़बरदस्त आप बोलते हैं और ख़ास तौर से जो आपने लोड शेडिंग के ऊपर शेर का है ना, मतलब वो तो ऑसम। तो ये बताएं कि किस तरीके से ये जो शायरी होती है, जब हम किसी को सुनते हैं, किसी तंज़ो मिज़ाह करने वाले शायर को हम सुनते हैं तो वैसे तो बहुत आसान लगता है, लेकिन इसके पीछे कितनी मुश्किल होती है ये तमाम लाइन्स को लिखना और किस तरीके से ये सारा जो है वो आप लिखते हैं। जी, सवा बात दरअसल ये है कि देखिए बज़ाहिर ये छोटा सा प्रोग्राम है जो आप अनम और आप दोनों क्यों कर रही हैं, लेकिन इसके पीछे जो रात भर जो प्रिपरेशन करती हैं और पूरे हफ्ते भर की एक तैयारी है ना, वो मतलब ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल आप जो है घर से आई और कैमरे के सामने बैठ गए, है ना। तो इसी तरीके से तंज़ो मिज़ाह का जो शायर है वो, चूंकि बात तंज़ो मिज़ाह की हो रही है ना, मैं उस हवाले से बात कर रहा हूँ, संजीदा या बाहरी शायरी के हवाले से गुफ्तगू मैं नहीं कर रहा। तो हमारे मशाहिदात जो है ना वो बड़े कीमती होते हैं और वो बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं कि आप शायरी में बात करना क्या चाह रहे हैं। इसमें आमद कम होती है तंज़ो मिज़ाह में, संजीदा शायरी में हिसाब आमद हो रही है, नहीं इसमें आपको बाकायदा सोचना पड़ता है। इसीलिए मैंने पूछा ना कि बड़े मुशाहिदा होगा, इसके पीछे बड़ी ऑब्जर्वेशन होती है, तब जाके आप कहीं बिल्कुल ऐसा है, ऑब्जर्वेशन है उसके पीछे। जैसे कल शब बारात आ रही है ना, अच्छा इसका सही तलफ़ुज़ है वो है शब बारात, यानी वो शब जिसमें निजात है ना। लेकिन चूंकि हमारी यहाँ वो फसी हो गया है, गलतुल आम हो गया, शब बारात कहते हैं उसे। तो इस हवाले से देखिएगा कि समाजी एक रवैया है, उसको मैंने कहा कि सिका तरकीब हलवा जात मुझको शब बारात आई, सिखा तरकीब हलवा जात मुझको शब बारात आई, कि मैं लोगों को बतलाऊं हकीकी जायका क्या है, खुदी के साथ खुशबू भी बुलंद इस्तार हो जाए, पड़ोसन आके खुद पूछे पता घर में पका क्या है। वाह वाह, जबरदस्त। हकीम साहब, आपकी हर जो इस वक्त शायरी हमने सुनी, इससे पहले ऑफर भी जब हम सुन रहे थे तो हम एक एक चीज को एंजॉय कर रहे थे। डेफिनेटली हालात हाजरा पर भी हम कुछ बात करेंगे और आजकल के नौजवानों ने जो हमारी शायरी का बेड़ा गर्क कर दिया है उसके ऊपर भी कुछ बात करेंगे। लेकिन जहां बात हम करें तंज़ो मिज़ाह शायरी की, वहां पर तंज़ो मिज़ाह शायरी में अदब के दामन को थामे रखना भी बड़ा जरूरी होता है, जो कि आजकल हम देख रहे हैं कि बहुत कम होता जा रहा है। क्या समझते हैं हमारी नौजवान नस्ल को इस हवाले से, क्या मैसेज देना चाहेंगे कि अगर आपने तंज़ो मिज़ाह शायरी करनी भी है तो उसमें अदब के दामन का लिहाज किस हद तक रखना जरूरी है? बहुत खूबसूरत सवाल है अनम बीबी। बात दरअसल ये है कि अदब या शायरी, देखिए अदब में तो खुद ही एहतराम झलक रहा है ना, जाहिर है उसमें आप एहतराम के दर्जे से आपको नीचे नहीं आना है। और मेरे नज़दीक कोई भी शायरी हो, वो तंज़ो मिज़ाह उसमें सरफहरिस्त है, वो शायरी होती है जैसे आप बगैर किसी हिचकिचाहट यानी हेजिटेशन के अपनी बेटी के सामने सुना सके, अपनी बीवी के सामने सुना सके, अपनी बहन के सामने सुना सके, अपने बच्चों को सुना सके। सही है, उसमें एक बॉर्डर लाइन होती है, वो है फक्कड़पन की, है ना। वो फक्कड़पन और मतलब उससे जरा से जो आमियाना शायरी है उसको आपको ख्याल रखना पड़ता है कि मैं जो लोगों को हंसा तो रहा हूँ, लेकिन हंसाने में हंसी में मुझे ऐसी बात भी कर देनी है कि लोग मजबूर हो जाएं कि यार ये बात क्या कर गया, कोई मीनिंग हो उसके, मायने हो उसके पीछे, जैसे मैं जू माने भी हो, अच्छा जू माने यानी मानादारी होते हो, मतलब ये कि आप मैसेज भी साथ दे रहे हैं। जैसे मैं आमतौर पे ये करता हूँ, देखिए तंज़ो मिज़ाह की शायरी में बुनियादी बात है प्रेजेंटेशन की, आप उसको पेश किस तरह कर रहे हैं, है ना। जैसे मैंने कह दिया कि लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, क्या बात हुई, आप इसको प्रेजेंट किस तरह कर रहे हैं ना। इसी तरीके से आपको बहुत चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। जैसे मैं मुशायरों में तंज़ो मिज़ाह को लेकर चलता हूँ, जब वो पीक पे पहुंच जाता है फिर लोगों को मैं लेकर आता हूँ। हमारे हवाले से मजीद भी बात करेंगे। अभी हम चाह रहे हैं कि हम आपसे ज्यादा से ज्यादा जो है वो शायरी सुने, तो क्या सुना रहे हैं अभी आप? जनाब पहले तो ये देखिए लोड शेडिंग पे सुनिएगा। जी बिल्कुल, ये रोज का मसला है, के हालात है ये। पैकेज में भी आपने सुना था अंधेरी कोठरी गर्मी पसीना, अंधेरी कोठरी गर्मी पसीना, ये मच्छर खटमलों का खून पीना, सुनो ये हुक्मरानों लोड शेडिंग अज़ाब कब्र का पहला है जीना। तो ये देखिए सिंपली आपने मैसेज भी दे दिया और लोड शेडिंग का वो जो है वो मतबा नजर है वो भी बता दिया। मैं कुंडा बांस पे लेके गली गली घूमा,
अब कुंडेबाजी भी तो है ना हमारे। चिराग सामने वाले मकान में भी न था। तो ये मतलब इसको तस्बीन कहते हैं। चिराग सामने वाले मकान में भी न था। और करंट लेस थे, मैं ये जरा सा बोल रहा हूँ, लेकिन ये इस हवाले से है कि ये इस पे एक नज्म सुन लीजिएगा कि 90% हमारी आबादी। अच्छा, 90% हमारी आबादी। आप मुझे ये मौका दें तो ये मैं आपके लिए बतौर खास मैंने रात लिखी थी। बिल्कुल। इस वक्त आप जो हकीम साहब जिस तरह से पढ़ रहे हैं, मेरा ख्याल है आपका अंदाज ही जो है वो लोगों को इतना कैच करता है। शायरों में जो है वो लोग आपके आते हैं, एक्सप्रेशन भी बड़े जबरदस्त हैं आपके, और आपके पैकेज में जो शेर ये देखिएगा कि 90% हमारी आबादी लोड शेडिंग की हो गई आदि। कोई हमें से उठे फरियादी और बन जाए कौम का हादी। मुल्क से जो करे ना उस्तादी, कौम को दे हुकूक बुनियादी। फिर करप्शन की लोड शेडिंग हो, रिश्वती धन की लोड शेडिंग हो, काम चोरों की लोड शेडिंग हो, उन पे जोरों की लोड शेडिंग हो, जालसाजों की लोड शेडिंग हो, सट्टाबाजों की लोड शेडिंग हो, काले धंधों की लोड शेडिंग हो, अच्छों की लोड शेडिंग हो, खोटे सिक्कों की लोड शेडिंग हो, पापी बंदों की लोड शेडिंग हो, सब अमीरों की लोड शेडिंग हो, सब वजीरों की लोड शेडिंग हो, हुक्मरानों की लोड शेडिंग हो, पासबानों की लोड शेडिंग हो, और जाली वोटों की लोड शेडिंग हो, जाली नोटों की लोड शेडिंग हो, नकली नोटों की लोड शेडिंग हो, और मुझसे नोटों की लोड शेडिंग। बिल्कुल, इन तमाम चीजों की लोड शेडिंग हो, मुझसे मोटों की लोड शेडिंग हो, असली लोटों की लोड शेडिंग हो, और मस्बत मुआशियात के बाद लोड शेडिंग समाजियात के बाद, और मस्बत मुआशियात के बाद लोड शेडिंग समाजियात के बाद याद आ जाए मुनकिरों को खुदा, और वाशिंगटन से उठे सदा, लोड नारी नहीं है नूरी है, लोड शेडिंग बहुत जरूरी है। क्या बात है, जबरदस्त, वंडरफुल, बहुत प्यारी। हमें शेर। अच्छा, ये बताएं कि डेफिनेटली इतनी अच्छी आप शायरी करते हैं, ऑब्जर्वेशन भी है, अदब का भी खास ख्याल रखते हैं, तो आजकल जो शायरी हो रही है, जो तंज़ो मिज़ाज जो आजकल है, तो उस पर हम देखते हैं कि बहुत सारे चीप शेर भी होते हैं, वो शायरों, वो जैसे अनम ने अभी बात करी थी कि वो हमारे बड़े शायरों के नाम से जो है वो पुट ऑन कर देते हैं, तो जरूरत नहीं है इस बात की कि एटलीस्ट उनको बताया तो जाए कि ये उनका शेर नहीं है। मतलब लोग यूज भी कर लेते हैं ना कि ये नाम भी यूज करते हैं, गलत नाम आमतौर पर फराज साहब और इकबाल साहब बहुत ज्यादा हो रहा है। सही। तो उसमें देखिए, जिस तरह आगाज गुफ्तगू में आपने सवाल किया था कि अदब क्या है। ठीक। देखिए, अदब में बुनियादी तौर पे ये सवाल पैदा होता है कि ज़ाहिर ये एक सीखने की चीज़ है। लोग ये कहते हैं कि पैदाइशी शायर होता है, होते होंगे। मैं बहुत जगह यहाँ पे मेरी कंट्रोवर्सी है मेरे अपने शायरों से भी। अच्छा। शायरी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये जहन में रख लीजिए। मैं 40 साल से शायरी कर रहा हूँ, 10 साल की उम्र से, कोई 50 साल का हो गया। इसे सीखा जा सकता है, सही है, लेकिन ये भरपूर एक अलजेब्रा है, इसमें फार्मूले हैं। इसके जो फार्मूले हैं वो कहलाती हैं बहरें, जिसे बहूर भी कहते हैं जमा में, यानी बहर। हर शेर जो होता है एक मखसूस बहर में आप उसको कहते हैं। उसका एक मतलब उसके औजान होते हैं, उसका वजन होता है, तो उसको मलूज़ खातिर रखना पड़ता है। अच्छा, जब आप ये इसकी तमाम महारत को समझ जाते हैं, फिर वही वाली बात कि आपको मलूज़ खातिर रखना पड़ता है हमारी समाजी अखलाकियात को। बिल्कुल। हम जो बात कर रहे हैं उसमें मतलब कुछ ऐसी कोई फक्कड़पन, कोई आमियानापन ना आ जाए जिसको बाद में आप खुद ही जो है अपने आप को जो है मरामत कर रहे हो, शर्मिंदा हो रहे हो। मैं नौजवान नस्ल को आपकी विसासत से पैगाम देना चाह रहा हूँ। अच्छा, मैं इनसे मायूस नहीं हूँ, टू दी वेरी फ्रैंक। ये देखिए, कोई आदमी अगर क्रिकेट उसको खेलना नहीं आती है, लेकिन वो बहरहाल क्रिकेटर जैसा लिबास पहन रहा है। क्योंकि नासिर साहब, टाइम हमारे प्रोग्राम में थोड़ा शॉर्ट होता है और आपकी शायरी इतनी जबरदस्त है कि हम चाह रहे हैं कि हम आपसे ज्यादा से ज्यादा कुछ सुने, तो कुछ सुनाइए। तो चलिए मैं नौजवानों के हवाले से कुछ चीजें सुना देता हूँ ना, कि बीवियां मर्द की हैं राइट हैंड, ये पैगाम है। अच्छा। कि बीवियां मर्द की हैं राइट हैंड, ये पुराना ट्रेंड मत लेना, अगर फ्री हैंड भी मिले तुमको तो हैंड सेकंड हैंड मत लेना। अच्छा, देखिए, ये बात तो क्या गया ना, जैसे अभी पहले सेमेस्टर के
क्लियर ही नहीं पेपर, ये कॉलेज से चली जाए तो कुछ उम्मीद हो जाए। मेरी मैडम को नंबर काटने का तजुर्बा है खास, अगर ये जानवर काटे तो इनकी ईद हो जाए। ये लास्ट वाला शेर हकीम साहब अच्छा लगा। इस वक्त ना मेरे जहन में ये सवाल आ रहा था और मैं चाह रही थी कि मैं आपसे जरूर पूछूं कि क्यों हमेशा तंज़ो मज़ाक के मामले में हम मियाँ बीवी के रिश्ते को ही रगड़ते हैं, सिर्फ मियाँ बीवी का रिश्ता ही क्यों रह जाता है, बाकी रिश्तों पर हम इस तरह के तंज़ो मज़ाक क्यों नहीं कर पाते? उसकी एक वजह है कि बीवी जो है वो हमारे माशरे की इंतहाई शरीफ व नफ्स आती है। देखिए, मैं अगर मेरा बहुत देरीना दोस्त भी है ना, मैं उस पर बात करूंगा तो वो मुमकिन है कि उसको ठेस पहुंचे, वो मुझसे नाराज हो जाए। लेकिन हमारे यहाँ मशरकी कल्चर में, जो मशरकी सकाफत है, उसमें बीवियाँ इतनी ताउन करने वाली हैं। अगर हम उन पर रख के बात कहते हैं ना, आप यकीन जाने, मैं जो पहला शेर कहता हूँ, अगर बीवी के हवाले से कोई बात होती है तो पहले मैं अपनी मोहतरमा को सुनाता हूँ, वहाँ से अप्रूवल मिलती है तो आगे सुनाता हूँ। आगे हाँ सही। अच्छा, सुना भी दें जो आपने सुना भी दें, और ये भी बताइएगा कि जब आप शायरी करते हैं और तंज़ो मिज़ाक की शायरी में खास करके टाइमिंग कितनी इम्पोर्टेंट होती है? देखिए, इसमें होता है, चूंकि मैंने आपसे कहा ना कि मौजू को मलूज़ खातिर रखना पड़ता है, तो उसमें मौजू कौन सा है और उसको एक खास सांचे में डालना होता है, सही है ना। आपको ख्यालात तो बेशुमार किस्म के आ रहे होते हैं, है ना, उसको खास शोबे में उस पर डालना होता है, अंदर, तो उस कैनवस पे फिट करना पड़ता है। हकीम साहब, कोई एक ऐसी शायरी आप हमें सुना दें जो आपने अपनी बेगम के लिए लिखी हो, और हो सकता है कि आज के मर्द हजरात को भी उससे कुछ सीखने को मिल जाए कि जी इस तरह से अपनी बेगम के लिए शायरी की जाए। के साथ अपनी ज़ौजा से वो जो देख रही है, लेकिन उनसे अप्रूवल ले चुका हूँ। अच्छा, गालिब की जमीन में है, उस पर तस्वीर देखिएगा कि तेरे खौफ से बेगम, तेरे खौफ से बेगम ये रुखे हंसी हमारा, न ये जर्द जर्द होता, न ये लाल लाल होता। तेरे खौफ से बेगम ये रुखे हंसी हमारा, न ये जर्द जर्द होता, न ये लाल लाल होता। कई बार तंग आकर तुझे जहर भी खिलाया, ये न थी हमारी किस्मत कि तेरा विसाल होता। ये मतलब अज़वाजी जो खतात होते हैं ना, वो पसंद किए जाते हैं और जाहिर हम उस पर बात करते हैं। बिल्कुल, ये मार्जिन आपको मिल जाता है कि आप इस रिश्ते के साथ मतलब इतनी फ्रैंकनेस होती है कि आप इसमें तंज़ो मज़ा वाला एलिमेंट डाल सकते हो। बाकी डेफिनेटली ये रिश्ता भी लोगों को समझना चाहिए कि अदब का ही रिश्ता है, लेकिन इसमें तंज़ो मज़ा का मार्जिन मिल जाता है। अच्छा हकीम साहब, जैसे कि हम बात कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, और मैं आपसे कह रही थी कि आजकल हम अहमद फराज के बारे में अगर देखें और इवन गूगल पे सर्च करें, विकिपीडिया पे सर्च करें, तो आपको उनके आगे ऐसी शायरी मिलती है कि आप खुद हैरान रह जाते हो कि ये कितने संजीदा मिजाज के शायर थे, और इनके साथ हमारी आवाम ने, हमारी जनरेशन ने आजकल क्या किया, और एसएमएस दौर ने, एसएमएस जनरेशन ने उनकी तमाम शेरों को ही बिगाड़ दिया है, और हर उल्टा सीधा शेर जो है उनके नाम से जो है वो नस्ब कर दिया है। क्योंकि आप शायर हैं, क्या समझते हैं अहमद फराज की पर्सनैलिटी को अगर आपको लोगों को समझाना हो तो क्या कहेंगे? मैं बहुत ही दुखी अंदाज में ये कहूँगा कि फराज हुए, इवन गालिब हुए या इकबाल हुए, ये इस दौर के हमें उनके अशार की तज़मीन तो करनी चाहिए, सही है, लेकिन अपने बेतुके अशार जो हैं, जो जिसमें ना कोई सबक है, जिसमें ना कोई इल्मियत है, ना कोई अदबियत है और ना कोई शेरियत है, बिल्कुल वो उनसे मंसूब नहीं करना चाहिए। और जो पढ़ा लिखा आदमी है ना, जो शेर को समझता है, वो जिस आप खुद ही समझ जाती हैं, ये फराज तो अपनी डेफिनेटली वो ऐसा नहीं लिख सकते, हाँ, तो उससे गुरेज करना चाहिए। हाँ, बिल्कुल गुरेज करना चाहिए। अच्छा, जाते जाते आपका कोई फेवरेट शेर, 2 लाइंस कुछ ऐसी सुना दें जो आपको सबसे ज्यादा आपने लिखी हो और आपको बहुत पसंद। ये देखिए, तस्बीन में सुना देता हूँ आपको। तस्बीन से मुराद ये है कि एक शेर किसी इकबाल का या किसी का ले लिया आपने, उसके ऊपर जो है अपने मिसरे वो आप उसको लगा देते हैं। तो ये चूंकि अचानक वार है, तो मैं कराची के हवाले से मैं बात करता हूँ, है ना। फैज अगर इस दौर में होते हो, कराची में होते, कराची में फ्लैटों का जो जुम्मा बाजार है, उस हवाले से देखिएगा कि ये मुख्तसर सा फ्लैट और इसमें 20 अफराद, ये मुख्तसर सा फ्लैट और इसमें 20 अफराद, भला घुटन में कहाँ बाद नो बहार चले, भला घुटन में कहाँ बाद नो बहार चले, न लावलद मेरे ससुरालियों मुझे मारो, चले भी जाओ कि गुलशन का कारोबार चले। बहुत जबरदस्त हकीम साहब। और जिस
तरह से आपने ससुरालियों को भी खाना बनाया है ना, मेरा ख्याल है इससे ज्यादा नफीस में हो नहीं सकता था। बहुत शुक्रिया, आज आप हमारे साथ थे और मेरा ख्याल है कि मुस्कुराहटें ना सिर्फ हमारे चेहरों पर है बल्कि हमारे देखने वालों के भी चेहरे पर आई होंगी और आप लोगों ने भी इनकी इस महफिल को बहुत एंजॉय किया। बिल्कुल, और तंज़ो मज़ा पूरा एक सब्जेक्ट है, अगर आप देखें तो इसको समझने की कोशिश करें तो पूरा एक सब्जेक्ट है और इतनी आसान नहीं होती है शायरी जो भी तंज़ो मज़ा के हवाले से की जाती है। खैर, गुड मॉर्निंग, आज में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, जिसके बाद मिलवाएंगे आपको नई नस्ल के उभरते यंगेस्ट शायर जुबैर से। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग। और यहाँ पर आपको एक अहम खबर देंगे, फौजी अदालतों से सजाए मौत पाने वाले 4 मजीद दहशतगर्दों के हवाले से सजाए मौत दे दी गई है। अहम खबर आपको दे रहे हैं, फौजी अदालतों से सजाए मौत पाने वाले 4 मजीद दहशतगर्दों को सजाए मौत दे दी गई है। इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे फैसल रजा। फैसल रजा से मजीद तफसीलात जानते हैं। जी फैसल, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, आपसे कुछ देर कबल तो ISPR से तफसीलात जारी हुई हैं। उसके मुताबिक फौजी अदालतों से सजा पाने वाले 4 मजीद दहशतगर्दों को सजाए मौत दे दी गई है। ये दहशतगर्द जो हैं वो दहशतगर्दी की वारदातों, मासूम शहरियों के कत्ल, मसाजिद पर हमलों और इसी के साथ साथ जो है मवासलाती निज़ाम की तबाही और कानून नाफिज करने वाले इदारों समेत पाक अफवाज पर हमलों में मुलविस थे। इन 4 दहशतगर्दों को जिनको सजाए मौत दी गई है उनमें कैसर खान, मोहम्मद उमर, कारी जुबैर मोहम्मद और अजीज खान शामिल हैं। और ये चारों दहशतगर्द जो हैं इनका ताल्लुक कलदम तहरीक तालिबान से है और इन तमाम दहशतगर्दों ने फौजी अदालतों के सामने जो है अपने जो मकरूह जराइम थे उनका इकरार किया और उसके बाद उन्हें सजाए मौत सुनाई गई, जिसके बाद जो है आज उनकी सजा पर अमल दरामद कर दिया गया है। इस तरह जो है वो ये 4 दहशतगर्द जो है तख्तदार पर लटका दिए गए हैं और मजीद दहशतगर्दों को जो है वो ISPR का कहना है कि आइंदा आने वाले दिनों में जिनको सजाए मौत दी गई है फौजी अदालतों से उनको तख्तेदार पर लटकाया जाएगा। ठीक है, फैसल रजा अपडेट करे थे, आपका बहुत शुक्रिया। और अब बात हो रही है खाने की, और खाने की जब भी बात होती है तो डेफिनेटली मेरे जहन में मावरा के मज़े मज़े के खाने आते हैं, लेकिन आज वो क्या स्पेशल बना रही हैं ये चलकर देखते हैं हमारी रैपिड रेसिपी में।
अच्छा, जब भी कभी आप इस तरह के कोई डिश बना रहे होते हैं उसमें सबसे ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है नमक का, क्योंकि जब आप सोया सॉस डालते हैं, जो उसमें आप विनेगर डालते हैं, चिली सॉस डालते हैं, उन तमाम चीजों में भी नमक इतना ज्यादा होता है कि जब आप उसके ऊपर अलग से सॉल्ट को स्प्रिंकल करते हैं तो वो समटाइम्स नमक बहुत ज्यादा हो जाता है। तो प्लीज जब भी आप ये बनाएं और इस रेसिपी को ट्राई करें तो नमक का बहुत ध्यान रखें। और इतनी स्पाइसी सी मुझे डिश लगी, चिकन भी था, उसमें गाजर भी डली हुई थी, जबरदस्त यमी टेस्टी। खैर आगे बढ़कर बात करते हैं उर्दू शायरी में तंज़ुम मज़ा की रिवायत खासी कदीम है। आजकल की नई नस्ल में संजीदा शायरी के साथ साथ मज़ाहिया शायरी की भी लगन पाई जाती है। जी हाँ, हमारी टीम ने भी एक ऐसे यंगेस्ट शायर जुबैर राज से बात की है जो अपनी शायरी से लोगों को खूब लुत्फानंदोज करते हैं। आइए सुनते हैं। कॉलेजों से उठ चुकी है दरसगाही की अमान, बन चुके हैं सारे कॉलेज अब सियासत की दुकान। बैठता हर डाल पर एक आशिक़े लंगूर है, ताड़ता रहता है फारिग कौन सा अंगूर है। कॉलेजों की लड़कियां नादान कमसिन बेजुबान, और लड़के अपने अपने घर के सब सलमान खान। हाथ में एक प्यार का खत, जहन में रखकर प्लान, कॉलेजों की चौखटों पर बैठते हैं नौजवान। शायरी का आगाज़ मैंने 98 से किया और 2003 से अपने कलाम अखबार में भेजने और शाया कराने शुरू कर दिए, और 2008 में मेरा पहला शेरी मजमुआ ज़माने बीत जाते हैं के नाम से शाया हुआ। मिजाजिया शायरी में उमूमन जो देखने में आया है तो स्लैंग वर्ड ज़्यादा यूज़ होते हैं, कॉमन एरर, गलत उलाम, लेकिन मिजाजिया शायरी हो कम रही है। इसकी वजह यह है कि मिजाजिया शायरी मुश्किल है। ये बड़ा मुश्किल होता है कि जब वो किसी पे तंज करता है, उमूमन ये बेगमात पे तंज होता है, सुसर पे तंज होता है, सियासतदानों पे तंज होता है, अपने आप पे भी तंज होता है। तो उस तंज से फिर ये इसका इम्कान भी होता है कि लोगों की नाराज़गी का सामना करना पड़ेगा। लेकिन हकीकत तो यह है कि मिजाजिया शायर वो कुछ कह जाता है जो संजीदा शायर नहीं कह सकता। लेकिन ये एक सिलसिला है मुस्कुराहटों का, एक इसको सदका जारिया समझ लीजिए कि एक इंसान एक अच्छी बात करता है, उसको आगे बढ़ाता है। अगर कुछ वक्त के लिए कोई आदमी हमें गम से दूर ले आए, कुछ वक्त के लिए ही सही, तो क्या बुराई है। ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैंने मिजाजिया शायरी जहाँ भी पढ़ी है मुझे दाद मिली है और बहुत ज़्यादा लाफ्टर्स मिले हैं। और शायद इसलिए भी क्योंकि मैं मिजाजिया शायरी में पंच लाइन को बहुत ज़्यादा अहमियत देता हूँ, और कई जगह पे उसूलों को, शायरी के कवायद को बालाए ताक रखना पड़ता है मुझे। हालांकि नहीं रखना चाहिए, लेकिन मेरे साथ हो जाता है। फेसबुक पे जो हो रहा है उसी के हवाले से एक रिपोर्ट है, एक जुगत है। चेहरों का बाजार लगा है, देखो सोचो बात करो, फोटो अच्छी रखो, बाकी सब हस्बे औकात करो। जाया पूरा दिन कर डालो, काली सारी रात करो, भूखे गंदे मैले बैठो, हीरो बनकर बात करो। लड़की हो लड़का बन जाओ, लड़के हो तो लड़की, इसी काम पे लगे पड़े हैं दुनिया भर के ठरकी। कंगले मैले पगले कहकर जिनको लोग बुलाते हैं, क्यूट प्रिंस हीरो शहजादे वो भी यहाँ कहलाते हैं। तुम जिसको देखोगे वो राजा पीढ़ी दर पीढ़ी है, गोल्ड लीफ का पैकेट खोलो अंदर बाबू बीड़ी है। इन्फो स्टेटस और पिक्चर रोज नए अपडेट करो, बन के बिजी बैठो, रिप्लाई थोड़ा थोड़ा लेट करो। अंधी बहरी इस नगरी में वक्त को मत बर्बाद करो, पाकिस्तानी कौम के लोगों अपना कुछ इजाद करो, पाकिस्तानी कौम के लोगों अपना कुछ इजाद करो। ये यंग शायर थे और इनकी बातें आपने सुनी हैं। और एक शायरी होती है जो कि आजकल हमारे फेसबुक पर होती है, जिसका ना मायनी है ना मतलब है, लेकिन लोग किए चले जा रहे हैं। और फेसबुक पे किस तरह की शायरी होती है, अभी मैं पढ़ रही थी, देख रही थी, सर्च कर रही थी कि यार फेसबुक पे कैसी शायरी होती है, तो कहीं लिखा था कि दिल दिखाने को बस यही बात काफी है कि द नंबर यू हैव डायल्ड इज बिजी ऑन अनदर कॉल। तो गुड मॉर्निंग, आज में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, जिसके बाद मिलवाएंगे आपको पाकिस्तान के चमकते सितारे से। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग। आज और इतना ज़बरदस्त मौजू था आज हमारा शायरी का, और आपने इतनी अच्छी अच्छी शायरी सुनी। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि शायरी हो और साथ साथ सिंगिंग ना हो। तो इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है पाकिस्तान के चमकते सितारे माद अली, जो बहुत अच्छे सिंगर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गुड मॉर्निंग। आज कैसे हैं मादा?
ठीक ठाक। अहमद, सिंगिंग करते हैं आप और आपने बताया कि हर तरह की सिंगिंग कर लेते हैं, पॉप, रॉक, क्लासिकल, सेमी क्लासिकल, सब करते हैं। आपका फेवरेट जॉनरा कौन सा है? इन सब में से आपका फेवरेट जॉनरा कौन सा है? कौन सा ज्यादा शौक से आप गाते हैं? पॉप क्लासिकल गाते हैं, पॉप गाते हैं? पॉप। अच्छा, क्या सुनाने वाले हैं आज आप? मैं आपको आरो का गाना सुनाऊंगा, ना कहो। ना कहो, चले श्योर। भीगी सी एक रात ये ले आई क्या साथ, ये धड़कने जो हमें कहने लगी है, खामोशी के दरमियाँ कब चाहेगी बात, ये धड़कने जो हमें कहने लगी है। ना कहो ना सुनो, खामोशी गुफ्तगू होने लगी है। वाह, बहुत ज़बरदस्त आपने गाया। अच्छा, ये बताएं कि कब से सिंगिंग कर रहे हैं और कोई प्रोफेशनली आगे लेके जाने का इरादा है या अभी? अच्छा, तो कब से कर रहे हैं सिंगिंग? 2.5 साल पहले। 2.5 साल पहले से। कैसे ख्याल आया, मतलब किस सिंगर से आप इंस्पायर हुए और आपको लगा कि नहीं यार फ्रेंड्स? आपका ये जो सिंगिंग का टैलेंट है, सबसे पहले किसने? स्कूल में, कॉलेज में। ओके ओके। ये बताएं कि आपका ये सिंगिंग का जो टैलेंट है सबसे पहले किसने परखा? घर में आपने कभी गुनगुनाया हो? दोस्त ने कहा कि आप सिंगर बन सकते हो तो आगे बन सकते हो, बिल्कुल। उसने मुझे कवरेज किया, उसने बोला कि तुम करो। हाँ, तुम गाओ। तो कहीं आपने परफॉर्म वगैरह किया अभी तक? जी बिल्कुल। कहाँ कर चुके हैं? मैं दोस्त के फंक्शंस में और फंक्शन में अपने इंस्टीट्यूट में मैंने हिस्सा लिया था, उसमें 2nd पोजीशन आई। अरे वाह, जी सही। अच्छा, एक और सॉन्ग हम सुनना चाहेंगे आपसे। एक और सॉन्ग अली अजहर का सॉन्ग है। श्योर, जालिम नजरों। हाँ बिल्कुल। जालिम नजरों से यूं ना मुझको देखो, मर जाऊंगा ओ जाने जाना, मर जाऊंगा। जालिम नजरों से तुम ना मुझको देखो, मर जाऊंगा ओ जाने जाना, मर जाऊंगा। होंठ उनाबी, आंखें शराबी, चांद सा चेहरा, मुखड़ा गुलाबी, और उस पे तेरा, और उस पे तेरा, और उस पे तेरा मुस्कुराना, मर जाऊंगा ओ जाने जाना, मर जाऊंगा। जालिम नजरों से तुम ना मुझको देखो, मर जाऊंगा ओ जाने जाना, मर जाऊंगा। जबरदस्त, वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा, क्या स्टडीज हैं, क्या कर रहे हैं? मैं बीकॉम पढ़ रहा हूँ। बीकॉम। और हॉबीज क्या है? सिंगिंग। और इसके अलावा कोई नहीं है कि कुछ सिंगर्स ऐसे होते हैं ना जो गिटार भी प्ले कर लेते हैं और सिंगिंग भी साथ साथ कर रहे होते हैं? जी बिल्कुल। लिरिक्स वगैरह लिखते हैं, कभी कोई अपना सॉन्ग लिखा है? अच्छा, इमाद ये बताइएगा कि आपका ड्रीम क्या है? ड्रीम जॉब क्या करना चाहते हैं? बिजनेस करना चाहते हैं? सिंगर बनना चाहते हैं? सब दोनों साथ सब करना चाहते हैं, सब करना चाहते हैं। बिल्कुल। जितने इंस्टेंट रिप्लाई आप हमें दे रहे हैं ना, क्या करना चाहते हैं? दोनों। अच्छा, क्या पढ़ा? इससे आइडिया हो रहा है कि आपको सब कुछ बड़ा जल्दी जल्दी में करना है। अच्छा, एक अच्छा सा सॉन्ग सुना दे और जो आपको बहुत पसंद हो और आपको बहुत ज्यादा अप्रिसिएशन मिली हो उस सॉन्ग जो आपने अपने कॉलेज में परफॉर्म किया था। बेशक वही सुना, सेकंड पोजीशन आपने मिली। दिल दुखा है तुम याद आए, अनजाने लोग हैं अपने कहाँ ढूंढ पाए, जागे हैं सोए नहीं, कैसी है मेरी ये बेचैनी, दिन भी वही रात वही, आंखों में आंखें हैं नहीं।
सालिन जी जबरदस्त इमाद, आपने बहुत अच्छा ये सॉन्ग गाया है और हम आपको आपकी सिंगिंग करियर के लिए भी बहुत सारी बेस्ट विशेस देना चाहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। और ऐसे ही आप स्टार बन जाएं पाकिस्तान के और ऐसे ही मुस्कुराते रहिए और हमारे शो में आते रहिए। तो जनाब हम आप अपने शो में कितना जबरदस्त सा टैलेंट लेकर आते हैं और कितने अच्छे अच्छे हम टैलेंट को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। आई एम श्योर कि जो भी टैलेंट गुड मॉर्निंग आज में अब तक आ चुका है डेफिनेटली उसको कोई ना कोई और मजीद अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोफेशनली मिल गया होगा। इसी के साथ ये प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचता है। इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नए मेहमानों के साथ, कुछ नए टॉपिक्स के साथ। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए एंड कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग आज।